हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। नए साल में नई एनर्जी के साथ अपने ड्रीम पोस्ट के लिए पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस नए साल के लिए आपने जो भी अपना रिजोल्यूशन लिया हो, मेरी बेस्ट विशेज है आप लोगों के साथ कि वो फुलफ़िल हो और आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके सभी चाहने वालों का जो भी सपना है वो पूरा हो। 2023 में जो भी कुछ कमियां, कुछ गलतियां रही हो, उसे 2024 में उससे सीख कर आप अपने लाइफ को और बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल के अंत होते होते तक आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब ज़रूर हो और ये साल आपको ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का जो क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में जो कुछ अच्छे सवाल हैं उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और सीपीओ में कई बार आ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने का एक तरीका है, वही हम लोग देखेंगे। इस सवाल में दिए हुआ है कि 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर कितना, 0 दिए हुआ है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, 27x³ प्लस 27x³ का ये पावर, ये ध्यान से देखना, -1 है। तो इतना पता होगा कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर अगर -1 हो तो वो क्या हो जाता है, 1/, जैसे a का पावर -1 हो तो 1/, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस सवाल में पूछ क्या रहा है, 27x³ प्लस 27x³ का होल पावर कितना, -1 है, यानी कि 1/27x³ हो जाएगा। चूँकि वो पावर माइनस में है तो वो नीचे आ जाएगा। इस 27x³ यहाँ भी, 27x³ यहाँ भी, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये किसका 27x³ किसका है, ये 3 का क्यूब है, और यहाँ भी क्या है, ये 3 का क्यूब है। तो इस सवाल से क्या अंदाज़ा लग रहा है कि ये कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी कि 3x प्लस 1/3x, इस टाइप की कुछ वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू हम कहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, ये जो क्वेश्चंस दिए हुआ है, जो इक्वेशन दिए हुआ है, उससे बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल में देखते हैं कि यह 9x² है। अगर 9x² को 3x में अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा। तो 9 को अगर हम 3 से भाग दें तो कितना, 3 आएगा, और x² है उसको x में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से भाग देना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 9x² है माइनस 6x प्लस 1, अगर इसको हम 3x से डिवाइड कर दे दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो क्या बनेगा। अगर ये 9x² माइनस 6x प्लस 1, अगर इसको हम 3x से डिवाइड कर दे इधर भी और इधर भी, हमको क्या नया इक्वेशन प्राप्त होगा। तो नया जो इक्वेशन मिलेगा हमको, 9x² में अगर 3x से अगर डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 3x, माइनस 6x में अगर 3x से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, -2, और यहाँ प्लस 1, और 1 में अगर 3x से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 1/3x। और सवाल जो पूछे हुआ है इसी बेस पे है कि हमको अगर 3x प्लस 1/3x की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना है, 3x माइनस 2 प्लस 1/3x इक्वल टू कितना आया, 0। क्योंकि यहाँ 0 में अगर हम 3x से डिवाइड करें तो वो 0 ही आएगा। तो अब कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 1/3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि ये माइनस में है, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको दोनों साइड में क्यूब कर दें, या इसी को अगर हम ब्रेक कर दें, 27x³ प्लस 27x³ का पावर, होल पावर क्या है, -1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1/3x का, ये क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब, और ये भी है 1/3x का क्यूब। अब ये क्या पूछ रहा है इसमें, a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ का क्या होता है, एक फार्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये सबको पता होगा। अब यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 2, तो a प्लस b का होल क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, माइनस 3ab। तो a और b यानी कि 3x इंटू 1/3x गुना करेंगे इस दोनों को तो कितना, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा कितना, 1। तो क्या हो जाएगा, ये -3 और ab ये दोनों कट हो जाएगा तो कितना आएगा, 1, और a प्लस b की वैल्यू कितना दी हुआ है, 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2। तो 8 में से 3 दूना 6 माइनस होगा, बचेगा कितना, 2, और यही सवाल का आंसर है 2।
इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो पूछ रहा है उसको देखना है कि ये किस फॉर्मेट पे बेस है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू पे है और ये जो क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दिए हुआ है उसको उस फॉर्मेट पे बनाना है। उसमें कभी हो सकता है कि 2 से डिवाइड करना पड़े, कभी 3 से डिवाइड करना पड़े, तो जो भी उसका क्यूब पूछा है उसके फॉर्मेट में उसको हम ले जाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में जो पूछा है उस वैल्यू पे उसको अगर हम ले गए कट करके तो बाकी जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसमें कह रहा है कि कॉस थीटा ये पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 दी हुआ है और थीटा की जो वैल्यू है किस क्या रेंज है उसकी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। पूछा क्या है, कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछा है। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ये बार बार रिपीट हुआ है तो इसकी वैल्यू याद करने में ही बेनिफिट है। वैसे नॉर्मल भी बनाए तो कोई खास टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर वैल्यू याद है या डाटा याद है इसका तो जल्दी सॉल्व होगा। जैसे इसकी वैल्यू हमको याद है तो ये बिना सॉल्व किए ही बना सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटा लंब। तो इसमें पी स्क्वायर माइनस 1 है और पी स्क्वायर प्लस 1 है तो एक वैल्यू क्या होता है 2p होता है और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी इसमें पी स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर याद है तो बनेगा, नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटा क्या होता है, सॉरी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लंब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस माइनस क्या होता है बेस का स्क्वायर करने पे ये निकलेगा। तो इसको अगर माइनस करें तो एक्चुअली जो वैल्यू आती है 2p आती है, इसको स्क्वायर करने पे आएगा स्क्वायर रूट 4p स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा, इतना आप कर सकते हैं। तो इसमें मेनली यही याद रखना है कि ये अगर कर्ण की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1, ये कर्ण हमेशा बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, इसलिए पी स्क्वायर प्लस 1 होता है। और ये जो बेस होगा ये पी स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या हो जाता है, ये 2p हो जाता है। या ये दोनों क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ये कभी बेस इसका 2p होगा तो ये लंब पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, लेकिन कर्ण हमेशा और हमेशा क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। अब इसमें पूछा क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 और लंब क्या है यहाँ पर 2p। तो ये डायरेक्ट बन गया। अगर ये वैल्यू याद रहता कि एक इक्वेशन इस टाइप का जो क्वेश्चन था पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1, तो उसका एक साइड क्या होता है 2p होता है। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, इसको एक ट्रिपलेट पे भी वैल्यू याद रख सकते हैं। ये वैल्यू होती है आपके 3, 4 और 5 का, ये आप लोग पढ़े होंगे ट्रिपलेट 3, 4 और 5 का। इसमें p की वैल्यू क्या आ जाती है 2 हो जाती है। अगर p की वैल्यू को हम 2 रखें तो वो सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। तो ये याद रख लीजिए 3, 4, 5, या ये याद रख लीजिए एक वैल्यू कि पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1, तो जो तीसरी भुजा होती है वो 2p होती है, उस पर ये इजीली बन जाएगा। अब इस पर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या पूछा है, कॉसेक थीटा पूछा है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, तो कर्ण बटा लंब यानी कि 4, 5 बटा 4। अब इस इक्वेशन में फिर हमको रखना पड़ेगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू इसमें 2 आती है, दो वैल्यू रखने पे सेटिस्फाइड होगा। क्योंकि p की वैल्यू अगर 2 रखे तो पी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 और फिर 2p यानी कि 2 दूना 4, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसे भी बना सकते हैं ट्रिपलेट याद करके, या एक जो वैल्यू अभी बताया कि पी स्क्वायर प्लस 1 कर्ण होता है, पी स्क्वायर माइनस 1 और एक वैल्यू 2p, ये आधार या बेस लंब हो सकता है, ये दोनों एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होगा पी स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये देखने में ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको पूरा एक्यूरेट सोल्व नहीं करना है, इसको ऑप्शन से जाना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि इसे सॉल्व करे। अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे तो ये ज़्यादा टाइम इसमें क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्योंकि सबसे जो पहला लाइन इसमें दिख रहा है कि पूर्णांक के निकटतम वैल्यू तक पूछा है, तो हो सकता है कि ये वैल्यू पॉइंट में जाए, इसका जो परसेंटेज है, जो टोटल जो ब्याज है वो परसेंट में अगर निकले तो दशमलव में जाने के बाद ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम ऑप्शन से ही करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रूप से कितना है अमाउंट 7200, रेट क्या है 20% और टाइम कितना है 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब हुआ 1.5 साल। तो अगर ब्याज अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक रूप से होता है, तो टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि अगर 18 मंथ है तो ये कितना हो जाएगा, टाइम डबल यानी कि 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब कितना हो गया, 3 साल। रेट क्या हो जाता है हाफ ईयरली में, आधा, यानी कि अगर 20% है तो ये क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 10% रेट है पर एनम और टाइम कितना है 3 साल,
अगर सिंपल साधारण ब्याज के हिसाब से अगर भी हम देखें, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो कितना होगा रेट? मिनिमम 30%, मिनिमम 30% रेट होगा। अब पहला 2 ऑप्शन पे हम ध्यान देते हैं, ये क्या है? अगर 7200 का अगर हम 40% निकाल लें तो कितना होगा? 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि 2880। तो ये 40% की वैल्यू है। अब 10% हमारे पास रेट है, तो 3 साल में वो चक्रवृद्धि ब्याज से वो 40% जाने का सवाल ही नहीं है। इतना तो कम से कम आइडिया होगा, क्योंकि वो 30% साधारण ब्याज से है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बढ़ेगा, वो अगर एक्यूरेट वैल्यू याद है तो 33 पॉइंट समथिंग होता है। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो फिर भी इतना आप कर सकते हैं कि 40% जाने का सवाल नहीं है। तो 7200 का 40% 2880 है। तो ये तो कन्फर्म हुआ कि 2800 से ऊपर वैल्यू होने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। तो ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, ए और सी होगा नहीं। अब बचा 2 ऑप्शन, बी और डी। इसमें कौन होगा? अब इसका 10% के हिसाब से 3 साल का जो वैल्यू होता है, अगर हम 33 भी निकालें, चूँकि 34 से कम ही होगा, 33 पॉइंट समथिंग होगा, तो अगर 33 निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर 30% निकाले 7200 का तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2160 प्लस, अब यहाँ क्या है? 3%। अगर 3% हम निकालें इसकी वैल्यू, तो 3% वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्या निकलेगा? 3%, 72 तिया 3 दूना 6 3 सत्ते 21, 216। अगर इसको जोड़े 33% की वैल्यू अगर निकालिए तो कितना हो जाएगा? 21 और 2 23, 23 और 60 2 कितना हो जाएगा? 70 और 76, यानी कि 2376। 23 और 76 प्लस ही होगा, क्योंकि उसके बाद पॉइंट समथिंग % का वैल्यू निकलेगा। तो अब कौन सा ऑप्शन है 23 और 76 से ज़्यादा? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एग्जाम में ऐसे ही एलिमिनेट करना है और उसको सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है, अगर 10% नहीं पूछकर कुछ और वैल्यू दे और उसकी परसेंटेज वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इजी था 10%, तो हम डायरेक्ट 33.1 समथिंग % से गुना करके उसका निकाल सकते थे। अदर डाटा दे तो ऐसे ही सोचना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जैसे ही दिखा कि पूर्णांक के निकटतम ये अगर उस क्वेश्चन में दिया है तो समझो कि उसमें कुछ ज़्यादा वो परसेंटेज आए, वो पॉइंट्स डेसिमल वगैरह आएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कौन से 1-2 ऑप्शन है जो पहले नहीं हो सकते हैं, उसको बाहर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 4800 में खरीदता है और इसे 30% की हानि पर क्या करता है? वो बेच देता है। फिर इस धनराशि से, इस धनराशि का मतलब कि 4800 में जो सामान खरीदता है उसको 30% की हानि पर बेच देता है। तो बेचने से जो उसको अमाउंट मिला है लॉस होने के बाद 30% के बाद, अब उस धनराशि से वो दूसरी वस्तु खरीदता है और उसको कितना बेचता है? 60% पर बेच देता है। तो पहले वाले में उसको 30% का क्या हुआ था? लॉस हुआ था, और उस अमाउंट से दूसरा वाला जो वस्तु खरीदता है उसको 60% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो अब पूछ रहा है कि ओवरऑल ये पूंजी स्टार्टिंग में क्या लगाया था? 4800 ही लगाया था ना। 4800 से ये बिजनेस कर रहा है, 4800 से पहले बार में 30% के लॉस पे बेचा और उस अमाउंट से फिर दूसरे वस्तु खरीदकर 60% के प्रॉफिट पर बेचा। अब पूछ रहा है कि इस पूरे लेन देन में उसको क्या हुआ? कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या था? तो इसका जो क्रैमुल है, जो सीपी है, इसका जो अमाउंट लगा है उसमें वो कितना लगा है? 4800 का लगा है। इसी से ये एक बार वस्तु को 30% के प्रॉफिट लॉस पे बेच रहा है और दूसरी बार क्या कर रहा है? वो 60% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल इसको कितना का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसको पूंजी लगा है कितना का? 4800 का। बेचा क्या है? ये पहले 4800 पे 4800 का पूंजी लगा है सामान को, बेचा है पहली बार में 30% के लॉस पे। 30% के लॉस होने का मतलब हुआ कि वो 70% पर बेचा है किसी वस्तु। 70% की वैल्यू 7/10। अब ये जो अमाउंट इसके पास आया है 4800 गुने 7/10, अब इसको क्या किया है? अब ये जो अमाउंट आया है 30% बेचने के बाद इसके पास, इससे अब ये दूसरी वस्तु खरीदता है और उसको कितना में बेचता है? 60% के प्रॉफिट पे। तो 60% के प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 160/100, यानी कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़े 160/100 या कट करके इसको 8/5 लिख सकते थे। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट किए और यहाँ 0 से 0, ये कितना आया? 4800 नहीं, इसका जो विक्रय मूल्य हुआ कितना हुआ? 48 गुने 7 गुने 16, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। खरीदा था कितना में? कोई वस्तु स्टार्टिंग में उसका पूंजी क्या लगा था? 4800 में, और 30% के लॉस और 60% के प्रॉफिट के बाद इसके पास जो टोटल अमाउंट है बेचने के बाद वो कितना है? इतना आया। अब ये देखना है कि इसके पास प्रॉफिट है या लॉस, क्या होता है। तो इसका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? सबसे पहले क्रय मूल्य 4800 माइनस करेंगे। तो 4800 इसमें कैलकुलेशन को कैसे करना है एग्जाम में वो देखना है। अब ये नहीं कि 48 में 7 फिर 16 से गुना करके तब माइनस करें, ऐसा नहीं करना, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें क्या दिख रहा है हमको? इसमें हम इजीली 48 को कॉमन ले लें अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा?
7 गुने 16, और 7 गुने 16 कितना हो जाएगा 112, माइनस इसमें 48 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा 48 गुने 112 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब ये 48 गुने 12 ये प्रॉफिट आया है, ये रुपया में आया है इतना। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना। अब ऐसा यहाँ भी 48 गुने 12 ये गुना करने की जरूरत नहीं है। अब क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना का हुआ है हमको, 48 गुने 12 का प्रॉफिट हुआ है, इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे। तो पूंजी कितना लगा था इसका स्टार्टिंग में 4800 का, कितना पे 100 पे, 0 से 0 कटेगा, 12 चौका 48 और 4 से 12 चौका 48, क्या हुआ इसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो वीडियो है इसमें जितने भी सवाल हम लोग किए हैं वो समझ में आया होगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ये 2024 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपका जो ड्रीम पोस्ट है वो अच्छी मेहनत के साथ अपनी जो लाइफ है उसको बेहतरीन बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।